हेलो एवरीवन, वेलकम टू 91.2 NIVH। हेलो दोस्त, मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे जेनिफर। दोस्तों, कुछ चीजें जिंदगी में ऐसी होती हैं जो साइलेंटली बैकग्राउंड में अपना काम कर रही होती हैं, और जब तक सब ठीक चल रहा होता है हम उनके बारे में सोचते तक नहीं है। जैसे हमारे बॉडी में जो खून है उसी को देख लो, वो बिना रुके हर सेकेंड अपना काम करता रहता है, हमें जिंदा रखता है, एनर्जी देता है। लेकिन जब इस सिस्टम में कोई गड़बड़ आती है तब हमें एहसास होता है कि ये कितना जरूरी है और कितना सेंसिटिव भी है। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी से जुड़ी एक ऐसी कंडीशन पर जो हमें ब्लड की इस साइलेंट सिस्टम की असली इम्पोर्टेंस समझाता है। आज हम बात करेंगे हीमोफीलिया के बारे में, और इसी पर अपनी गाइडेंस देने हमारे साथ टेलीफोनिक माध्यम से जुड़े हैं एक एक्सपर्ट, डॉक्टर उत्तम कुमार नाथ, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ओनकोलॉजी एंड हेमाटोलॉजी एट एम्स ऋषिकेश। तो सबसे पहले तो हेलो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है 91.1 NIVH चलो में। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। तो शुरुआत में सर, सबसे पहले हम आपसे सिंपल लैंग्वेज में यही समझना चाहेंगे कि हीमोफीलिया होता क्या है सर। हीमोफीलिया एक ब्लड का बीमारी होता है जिसमें हमारे ब्लड शरीर में जो खून होता है वो उसका नॉर्मली जो संचालन होता है, और कहीं पे हमारे शरीर में अगर खून बहता है, रक्तपात होता है कोई इंजुरी या कट के बाद, और वो क्या होता है थोड़ी देर के बाद वो ब्लीडिंग बंद हो जाता है। तो जी। शरीर में कुछ फैक्टर्स रहता है, हम्म। जैसे फैक्टर 1 से लेके फैक्टर 13 तक जो खून में रहता है, और ये फैक्टर्स मिलके एक क्लॉट बनाता है। ओके। जहाँ पे ब्लड क्षरण हो रहा है या खून बह रहा है, वहाँ पे खून बहना बंद करने के लिए बॉडी एक क्लॉट बनाता है, और इस क्लॉट में जैसे ब्लड का प्लेटलेट्स भी रहते हैं और ब्लड का कुछ प्रोटीन्स और फैक्टर्स यानी फैक्टर्स रहते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो इन फैक्टर्स में दो फैक्टर्स है, एक फैक्टर है फैक्टर नंबर 8 और एक फैक्टर है फैक्टर नंबर 9। तो कोई भी फैक्टर की कमी होने की वजह से आसानी से ब्लीडिंग बंद नहीं होता है, पर अगर फैक्टर 8 या फैक्टर 9 की कमी होता है शरीर में, हम्म। इसी को हीमोफीलिया नाम दिया जाता है उस बीमारी को। जैसे बात ब्लीडिंग की हो रही है, तो जब हमें चोट लगती है तब हमें भी ब्लीडिंग होती है। तो हाँ, ऐसे में नॉर्मल ब्लीडिंग और जो हीमोफीलिया की ब्लीडिंग है, इसका हम डिफरेंस कैसे पहचाने सर। जैसे हमारे शरीर में कहीं से ब्लीडिंग होता है तो थोड़ी देर बाद वो नॉर्मली रुक जाता है। अगर आप प्रेशर अप्लाई कीजिए या हम्म। आप लोकली दबाव डालिए या कुछ भी मत कीजिए तो नॉर्मली रुक जाता है, अनलेस मेजर कुछ इंजुरी हो, जैसे ऑपरेशन हो या मेजर इंजुरी हो, स्टिच करना पड़ता है, पर उसके बाद भी ब्लीडिंग रुक जाता है। बट हीमोफीलिया में क्या होता है, नॉर्मल जो छोटा डे टू डे जो माइनर इंजुरीज होता है, या इवन जब हीमोफीलिया फैक्टर की मात्रा बहुत कम होता है, हम्म। तब ब्लीडिंग स्पॉन्टेनियस, एक टर्म है स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग। स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग मतलब अपने आप कोई बिना इंजुरी का ही ब्लीडिंग होना, ये एक लक्षण है। दूसरी लक्षण है जैसे बच्चे पैदा होने के बाद 5-6 महीने उम्र के बाद चलने लगते हैं, तब उनको जैसे वो घुटने के बल चलते हैं तब उनको घुटने में ब्लीडिंग हो जाता है। तो ओके। जोड़ों में, जॉइंट्स में ब्लीडिंग होता है। तो कभी कभी होता है कि जब दूध का दांत टूटता है बच्चों में, तब नॉर्मली हमारे जैसे बच्चों का ब्लीडिंग बंद हो जाता है आसानी से, पर इन बच्चों में ब्लीडिंग बंद ही नहीं होता है। ठीक है। और देखा गया है कि हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी, जैसे मैंने बोला, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होता है कि एक्स क्रोमोसोम जो है उसी से इसका ट्रांसमिशन होता है। तो इसी के कारण ज्यादातर ये पुरुष बच्चों में ज्यादा होता है। बहुत कमी है हम्म। फैक्टर का, तो वो बहुत कम उम्र में इन्फेंसी में पता चलता है लक्षण। और हम्म। अगर माइल्ड है या मॉडरेट है, कभी कभी और थोड़ी बाद पता चलता है, और बट मोस्टली कम उम्र में ही पता चल जाता है। सर, इसी के साथ एक और सवाल मेरे मन में उठता है कि जैसे आपने कहा कि जॉइंट्स में भी ब्लीडिंग होती है, विच आई अज्यूम शायद इंटरनल ब्लीडिंग की बात कर रहे हैं आप, राइट। ये वो इंटरनल ठीक। ब्लीडिंग तो होता है, जैसे जॉइंट ब्लीडिंग हो गया, जोड़ों के अंदर ब्लीडिंग, कोई भी जोड़ों में अगर इंजुरी हो जाए या प्रेशर हो जाए तब ब्लीडिंग। कभी कभी होता है कि बॉडी कैविटीज में ब्लीडिंग, जैसे यूरिन से ब्लीडिंग, स्टूल से ब्लीडिंग, कभी कभी शरीर के अंदरूनी हिस्से में ब्लीडिंग, उसी को बोलते हैं इंटरनल ब्लीडिंग। सो ब्लीडिंग कहीं से भी हो सकता है। कभी कभी एक्सटर्नल ब्लीडिंग, नाक से ब्लीडिंग हो सकता है, नोज ब्लीडिंग। तो शरीर में कोई भी हिस्से से ब्लीडिंग हो सकता है, बोथ एक्सटर्नली एंड इंटरनली। और इंटरनल ब्लीडिंग ज्यादातर ज्यादा खतरनाक होता है, खतरा
ज्यादा होता है उसमें, क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग पता नहीं चलता है, लेट पता चलता है, बिल्कुल उसमें गहराई ज्यादा होता है, ब्लीडिंग का मात्रा ज्यादा होता है और खतरा भी ज्यादा ज्यादा रहता है। होता है। तो सर अगर हीमोफीलिया के हमने सारे सिम्टम्स भी जान लिए, साइंस भी जान लिए, कितना डेंजरस है ये भी समझ लिया, सर डायग्नोसिस कैसे होता है ये बताइए प्लीज। जैसे मैंने बताया कि बच्चों में जब लक्षण आता है तब उनका पेरेंट्स डॉक्टर के पास आते हैं बच्चों को लेके, हम्म तब डॉक्टर्स इसको सस्पेक्ट करते हैं। अगर पुरुष बच्चा हो, उसको ऐसा लक्षण आता है, तो पहला डायग्नोसिस यूजुअली हीमोफीलिया का ही होता है। फिर ओके। डॉक्टर्स क्या करते हैं, डॉक्टर्स उसका जांच करते हैं। कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग मतलब कि ये प्लेटलेट की कमी के लिए हो रहा है या कोई क्लॉटिंग फैक्टर शरीर में, जैसे मैंने बोला कि क्लॉटिंग प्रोटीन्स होता है, जी। क्लॉटिंग फैक्टर की कमी के लिए हो रहा है, तो उसके लिए कुछ टेस्ट होता है। एक जैसे कंप्लीट ब्लड काउंट हो गया, प्लेटलेट नॉर्मल हम्म। है या प्लेटलेट कम है। अगर प्लेटलेट कम है, प्लेटलेट काउंट, तो तब हीमोफीलिया सोचा नहीं जाता है। तब सोचा जाता है कि हाँ, प्लेटलेट अगर बहुत कम है, 10,000 20,000 या और भी कम है, तब आईटीपी बीमारी का सस्पिशन रहता है, वो हीमोफीलिया से अलग है। पर अगर प्लेटलेट काउंट नॉर्मल है, स्वाभाविक है, तब जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है उसको बोलते हैं एपीटीटी। एपीटीटी और एक स्क्रीनिंग टेस्ट है पीटी, यानी प्रोथ्रोम्बिन टाइम। तो ये दोनों एपीटीटी और पीटी टेस्ट करने के बाद अगर हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया ए या हीमोफीलिया बी, उसमें देखा जाता है एपीटीटी नॉर्मल के कंपैरिजन में, नॉर्मल 25-26 सेकेंड 28 सेकेंड होता है नॉर्मल पर्सन में, ये हीमोफीलिया में ये एपीटीटी ज्यादा आता है, मे बी 45 50 60 70 सेकेंड आता है। ओके। तब सस्पिशन होता है मे बी हीमोफीलिया ए या हीमोफीलिया बी। ठीक है, तो फिर अगर हमने डायग्नोसिस समझ लिया तो ट्रीटमेंट है इसका या फिर ये क्यूरेबल है, मैनेजेबल है, कैसे होता है सर? ट्रीटमेंट होता है तो कैसे होता है ओवरऑल ये समझा दीजिए प्लीज। एक चीज डिपेंड करता है मरीज कब आ रहा है। अगर मरीज ब्लीडिंग लेके आ रहा है, काफी बार होता है कि मरीज इमरजेंसी में आते हैं या कोई ब्लीडिंग लक्षण लेके आते हैं, एक्टिव ब्लीडिंग हो रहा है, तब डॉक्टर्स क्या करते हैं, उनका ब्लड टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं। और जब तक टेस्टिंग नहीं आता है तब तक ब्लीडिंग को बंद करने के लिए, रोकने के लिए ब्लड प्रोडक्ट्स बच्चे को या मरीज को देना पड़ता है, ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है। जैसे प्लाज्मा, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, जिसमें ब्लड का सारे फैक्टर्स रहते हैं, ठीक है ना। मोस्टली देखा गया है 2 उपाय है इलाज का हम्म हीमोफीलिया। एक है प्रोफाइलैक्सिस। प्रोफाइलैक्सिस मतलब क्या, अगर फैक्टर 8 की कमी है मानिए खून में, हम्म तो आप हफ्ते में 2 बार या हफ्ते में 3 बार बच्चे को या मरीज को फैक्टर 8 की इंजेक्शन लगा सकते हैं, ताकि उसका ब्लड में फैक्टर 8 की मात्रा नॉर्मल के आसपास ना जाए, बट एटलीस्ट एक सेफ लेवल में उसको आप रख पाओ, ताकि उसका स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग ना हो। इसको बोलते ओके। हैं प्राइमरी प्रोफाइलैक्सिस। ओके। ये एक इलाज का एक तरीका है, पर ठीक। इसका प्रॉब्लम क्या है, ये कॉस्टली है। ये इलाज का जो तरीका है ये कॉस्टली है। दूसरी तरीका क्या है, ऑन डिमांड ट्रीटमेंट, ऑन डिमांड फैक्टर रिप्लेसमेंट। मतलब आपने बच्चा जब या पेशेंट जब आ रहे हैं आपके पास ब्लीडिंग लेके, तब आप उसको सही मात्रा में फैक्टर 8 या फैक्टर 9, जो भी फैक्टर उसके शरीर में कमी है, वो इंजेक्शन आप उसको शरीर में रिप्लेस कर रहे हो फैक्टर। कभी ओके। कभी हो गया कि कोई अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम या ईएसआई स्कीम का बेनिफिशियरीज है, तो या और भी कोई स्कीम का बेनिफिशियरीज है कोई फैमिली, तब उनको ये दे आर एलिजिबल फॉर दिस प्राइमरी प्रोफाइलैक्सिस। पर प्राइमरी अच्छा। प्रोफाइलैक्सिस के लिए एक रिक्वायरमेंट है कि वो मरीज को जॉइंट डैमेज नहीं होना चाहिए। कि अगर उसको जॉइंट डैमेज ज्यादा हो गया, 2-3 बार ब्लीडिंग हो गया, जॉइंट डैमेज ऑलरेडी हो गया है, तब उसको प्राइमरी प्रोफाइलैक्सिस का फायदा लाभ नहीं रहता है। नहीं इसलिए रहता। प्राइमरी प्रोफाइलैक्सिस तभी दिया जाता है जब मरीज कम उम्र में उसको डायग्नोसिस होता है और एक बार से ज्यादा उसको जॉइंट में ब्लीडिंग नहीं हुआ है, ठीक है। ओके। प्राइमरी प्रोफाइलैक्सिस का उद्देश्य ये है ताकि हीमोफीलिया मरीज का जॉइंट डिफॉर्मिटीज ना बन जाए। ओके सर, तो मूविंग अहेड, क्या जिस इंडिविजुअल को हीमोफीलिया होता है, क्या वो एक नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं? मतलब जैसे स्कूल जाना हो गया, एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स, जॉब, क्या ये सारी चीजें वो कर सकता है या फिर कोई ऐसी पर्टिकुलर चीजें हैं जो उसे अवॉइड करनी चाहिए? देखिए, हीमोफीलिया में जब डायग्नोसिस होता है, बीमारी का पता चलता है, तब डॉक्टर्स उनका घर वालों के साथ बात करते हैं और उम्र के हिसाब से मरीज से भी बात करते हैं कि
आपको क्या-क्या एक्टिविटीज अवॉइड करना चाहिए। जैसे कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स हम लोग बिल्कुल अवॉइड करते हैं। कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स मतलब क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, रेसलिंग, ऐसा जिसमें हम्म। गहरा चोट का संभावना है। कौन सी स्पोर्ट्स हम लोग इनकरेज करते हैं, जैसे स्विमिंग हो गया। स्विमिंग में जॉइंट हेल्थ प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग होता है जॉइंट्स और मसल्स का। कुछ कुछ योगा एक्सरसाइजेस, कुछ कुछ फिजियोथेरेपी जिसमें जॉइंट्स और मसल्स स्ट्रांग बने। बहुत हल्का फुल्का वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस, बट हेवी वेट लिफ्टिंग बिल्कुल, हेवी जिम बिल्कुल मना करते हैं हम लोग। जो भी एक्टिविटीज, जो भी एक्सरसाइजेस, जो भी स्पोर्ट्स में जॉइंट्स में, मसल्स में ब्लीडिंग हो सकता है, शरीर में इंटरनल ब्लीडिंग या एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो सकता है, वो डॉक्टर्स इनको मना करते हैं। सेकेंडली, कोई भी एक्टिविटीज जिसमें मरीज को सिर में या शरीर में कहीं पे चोट लग सकता है, जैसे साइकिलिंग अगर कोई करते हैं तो उनको हेलमेट स्ट्रिक्टली हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और कुछ कुछ ओके। चीजें हम लोग अवॉइड करते हैं, जैसे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। जैसे बच्चों को बचपन में टीका लगता है, कुछ कुछ हम्म। टीका है जो पेशी में इंजेक्शन देना पड़ता है, मसल्स में। ओके। तो पेशी में इंजेक्शन हम लोग मना करते हैं, बिकॉज दैट इज अ डीप इंजेक्शन। उसमें डीप ब्लीडिंग, मसल में ब्लीडिंग का खतरा रहता है। पर्टिकुलरली सीवियर हीमोफीलिया में या मॉडरेट हीमोफीलिया में मसल में ब्लीडिंग हो सकता है अगर उसको इंट्रामस्कुलर मतलब पेशी में इंजेक्शन दिया जाता है। तो इसीलिए हम लोग उन वैक्सीन को पेशेंट्स को बोलते हैं कि उसको चमड़े में या यानी सबक्यूटेनियस रूट से भी दिया जा सकता है। और एक चीज हम लोग मना करते हैं, कुछ कुछ जो पेन किलर्स होता है वो ब्लड क्लॉटिंग में और भी ब्लड क्लॉटिंग को हैम्पर करता है, इसीलिए उसको हम लोग मना करते हैं। और भी कुछ कुछ पेन किलर्स है जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। तो पेन किलर्स डॉक्टर का सलाह से ही, हीमोफीलिया जो पर्सन विथ हीमोफीलिया, उनको डॉक्टर की सलाह से ही पेन किलर्स यानी दर्द का दवाई लेना चाहिए। तो सर मतलब ओवरऑल तो आपकी बातों से हम समझ ही गए कि कितनी सीवियरिटी है और कितनी सेंसिटिव बात है ये। तो इसी पे मेरा आखिरी क्वेश्चन रहेगा आपसे कि एक इंडिविजुअल विद हीमोफीलिया अगर है तो उसके साथ सोसाइटी और फैमिलीज का किस तरीके से इमोशनल सपोर्ट होना चाहिए सर? देखिए, अभी हीमोफीलिया में अवेयरनेस पहले से काफी ज्यादा बढ़ गया है। एंड गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, हीमोफीलिया सोसाइटी, सारे संस्था काफी सपोर्टिव है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जो NHM है, नेशनल हेल्थ मिशन, वो सारे स्टेट में काफी मेहनत कर रहे हैं सोसाइटी के साथ, हीमोफीलिया पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करने में, रजिस्टर करने में, ताकि सारे डिस्ट्रिक्ट्स में कोई भी हीमोफीलिया पेशेंट का डायग्नोसिस मिस ना हो जाए। अगर डायग्नोसिस हो जाए, उनको ये जो सर्विसेज है, जैसे उनको अपने घर के नियरेस्ट हॉस्पिटल, क्लोजेस्ट टू देयर होम, उन डिस्ट्रिक्ट में उनको ब्लीडिंग होगा तो घर के जितना निकटवर्ती हॉस्पिटल है वहां से फैक्टर की मिल जाए, उनको बहुत दूर दूर तक भागना ना पड़े। और अभी जैसे फैक्टर की अवेलेबिलिटी, फैक्टर की कॉस्ट भी धीरे धीरे कम हो रहा है। नॉन फैक्टर थेरेपी भी अवेलेबल हो रहा है थ्रू द गवर्नमेंट सोर्सेस। तो हीमोफीलिया फैमिली के लिए डेफिनेटली सपोर्ट सोसाइटी का और गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत जरूरी है उनका, सही, ताकि वो लोग प्रोडक्टिव लाइफ लीड कर पाए। पर मोटिवेशन भी बहुत जरूरी है उनके फैमिली और पर्सन विथ हीमोफीलिया की तरफ से, ताकि वो रेगुलरली फिजियोथेरेपी कराए, ताकि उनको थोड़ा सा भी सिम्टम हो तो वो तुरंत घर के पास निकटवर्ती सरकारी अस्पताल में, जहाँ पे उनको पता है कि फैक्टर की अवेलेबिलिटी है, वहां पे जाके फैक्टर लगाना शुरू करे। और उनको जानकारी भी अपना बढ़ाना होगा कि मुझे कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, कौन सी हॉस्पिटल से मुझे फैक्टर मिलेगा, ताकि उनको सही टाइम पे सही मात्रा में फैक्टर मिले। प्लस जैसे उत्तराखंड में एम्स ऋषिकेश, फिर दून हॉस्पिटल, कोरोनेशन हॉस्पिटल, और जो भी गवर्नमेंट सरकारी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है, सब जगह पे इनको अवेलेबिलिटी है। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए भी हम लोग ऑलवेज अवेलेबल है। कॉम्प्लिकेटेड केसेस और जैसे सर्जरी का जरूरत है, उसके लिए एम्स में उनको कंसल्टेशन के लिए हम लोग अवेलेबल है। पर उनको आगे आना पड़ेगा। उनको ऐसा नहीं कि उनको खाली फैक्टर लगाना ही इलाज है इस बीमारी का, इसमें अवेयरनेस बहुत जरूरी है। तो उनको अपना जानकारी भी बढ़ाना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने इतने अच्छे से हमें थैंक पूरी यू जेनी। डिटेल में हाँ, जानकारी दी है ऑनेस्टली। थैंक थैंक यू। यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड इन द एंड हमारे लिसनर्स को भी मैं यही कहना चाहूंगी कि आज एक बात तो क्लियर हो गई है कि बॉडी का सिस्टम जब तक ठीक चलता है हम उन्हें इग्नोर ही कर देते हैं,
लेकिन अवेयरनेस इम्पोर्टेंट है ताकि हमें कुछ भी गड़बड़ होने से पहले ही पता हो कि ये किस चीज़ का सिग्नल हो सकता है। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम्स के लिए हमारे साथ बने रहिएगा ओनली ऑन 91.2 NIVH हलदोन।